नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 12 जुलाई 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देंगे और अंत में आज के तथ्य की हम चर्चा करेंगे। आज के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हालांकि भारत 1950 में सबसे पहले इजराइल को मान्यता देने वाले देशों में से एक था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू यहूदी राज्य के साथ पूर्ण राजनीतिक संबंध स्थापित करने से पीछे हट गए। तो ध्यान रखें, भारत ने 1950 में इजराइल को सबसे पहले मान्यता दी थी, लेकिन हमने पूर्ण राजनीतिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। पहला कथन सत्य है। दूसरा, हालांकि पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनीतिक संबंध स्थापित किए, लेकिन न ही इन्होंने इजराइल की यात्रा की और न ही किसी इजरायली प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की। आप ध्यान रखें, भारत ने 1992 में जब प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, उस समय इजराइल के साथ पूर्ण राजनीतिक संबंध स्थापित कर लिए, लेकिन दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों के द्वारा एक दूसरे के देश का दौरा नहीं किया गया। इस आधार पर दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा, 2017 में अपनी पहली इजराइल यात्रा के बाद श्री नरेंद्र मोदी 2018 में पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने जिन्होंने फिलिस्तीन की यात्रा की। ध्यान रखें, यह कथन सत्य है। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इजराइल की यात्रा की थी और 2018 में फिलिस्तीन की। तीनों कथन सत्य हैं। इस आधार पर हमारा उत्तर है डी, क्योंकि हमें सही कथन को चुनना है, उपयुक्त सभी। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस के इस आलेख वेस्ट एशियन क्वेड की अगर हम बात करें, उसके संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। जब हम पश्चिम एशिया क्वेड की बात करते हैं तो इसके लिए टर्म यूज किया जाता है I2 और U2। I2 का मतलब हुआ, यानी यहाँ पर हम बात करें इजराइल और भारत यानी इंडिया, और U2 की बात करें तो यूएई और यूएसए। इसमें 4 देश हैं, भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। इनके बीच का जो वर्चुअल एक सम्मेलन है वो जल्द आयोजित होने वाला है, जिसके आधार पर माना जा रहा है कि पश्चिम एशिया में भारत की स्थिति मजबूत होगी। आज का दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है केवल सत्य की जीत, देवनागरी लिपि में एबेकस के नीचे अंकित है। तो अगर हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो निचले भाग में आप देखें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस आधार पर पहला कथन सत्य है। दूसरा, भारत सरकार की आधिकारिक मोहर के रूप में भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग भारत राज्य अनुचित उपयोग का निषेध अधिनियम 2005 द्वारा विनियमित है। दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा, प्रतीक अशोक के सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष का एक रूपांतर है, जो मौर्य साम्राज्य के शासनकाल के दौरान 280 सी में निर्मित किया गया था। आप देखिए, तीसरे कथन में सभी एक तरह से बातें सही हैं, केवल ये जो समय दिया गया है वो गलत है। इस आधार पर तीसरा कथन गलत हो जाता है, क्योंकि जब हम सी की बात करते हैं तो ये एक तरह से करंट एरा की बात करता है। यहाँ पर 280 के साथ में सी की जगह पर बीसी होना चाहिए था, यानी बिफोर करंट एरा। तो इसलिए ये जो आपका शब्द बी है वो साथ में होना चाहिए था, तब ये कथन सत्य होता, अन्यथा ये गलत है। इसीलिए तीसरा कथन गलत हो जाता है। 1 और 2 सत्य है, तो उत्तर हमारा ए, केवल 1 और 2 सत्य है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसका उद्घाटन किया गया है, जिसे प्रमुख रूप से माना जा रहा है कि हमारी जो नई संसद निर्मित हो रही है उसके ऊपरी भाग में इसे स्थापित किया जाएगा। अगर आप चित्र में देख सकते हैं तो यहाँ पर ये दिया गया है। हमारा यह राष्ट्रीय प्रतीक लगभग 6.5 मीटर ऊंचा है और इसे पीतल का बनाया जा रहा है, और इसे जो हमारी नई संसद की इमारत बन रही है उसके ऊपरी भाग में इस तरह से स्थापित किया जाएगा। नए संसद के निर्माण की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उसी की प्रक्रिया में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस नए भारत के प्रतीक का जो निर्माण किया जा रहा है उसका उद्घाटन किया गया है। आज के तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। भारत में वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय वन अधिनियम 1927 में किसी क्षेत्र को आरक्षित वन, संरक्षित वन या ग्राम वन घोषित करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की व्याख्या की गई है। पहला कथन सत्य है, क्योंकि किसी भी वन क्षेत्र को आरक्षित, संरक्षित या ग्राम वन घोषित करना है तो वन अधिनियम 1927 के अनुसार प्रमुख रूप से प्रक्रियाएं की जाती हैं। दूसरा, आरक्षित वनों में स्थानीय लोगों को प्रतिबंधित किया जाता है जब तक कि किसी वन अधिकारी द्वारा बंदोबस्त के दौरान विशेष अनुमति नहीं दी जाती है। दूसरा कथन ये भी आपका सत्य है। तीसरा, वन बंदोबस्त कार्यालय की नियुक्ति, वन बंदोबस्त कार्यालय जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिस की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति के पक्ष में या किसी आरक्षित वन की भूमि पर मौजूद किसी भी अधिकार के अस्तित्व, प्रकृति और सीमा की जांच करने और निर्धारित करने हेतु की जाती है।
ध्यान रखें केंद्र सरकार की नहीं, इसे राज्य सरकार के द्वारा प्रमुख रूप से गठित किया जाता है, क्योंकि आप ध्यान रखें भारतीय वन अधिनियम ये जो कानून है प्रमुख रूप से अलग अलग राज्य इसको स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि ये आज़ादी से पहले का कानून है। अलग अलग राज्यों में कुछ राज्यों ने इसको स्वीकार किया है, कुछ ने स्वीकार नहीं किया है। इस रूप में आप देखें तीसरा कथन गलत हो जाता है, पहला और दूसरा सत्य है। इस रूप में हमारा उत्तर है ए, केवल 1 और 2 सत्य हैं। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि सरकार का ये कहना है कि जो भारतीय वन अधिनियम 1927 उसकी कई धाराओं को उनके द्वारा गैर आपराधिक श्रेणी में डाला जा रहा है, जहाँ पर छोटे मोटे अपराधों के लिए भी एक तरह से आपराधिक प्रक्रिया उन पर चल जाती हैं। यहाँ पर सरकार का मानना यह है कि अगर छोटे अपराधों को जो वन के क्षेत्र में किए जाते हैं उनमें आपराधिक प्रक्रियाओं को हटा दिया जाए, केवल जुर्माने जैसी स्थितियों को रखा जाए, तो इस आधार पर लगातार जो वनों में अपराध की प्रक्रिया करते हैं, वनों में चोरी करना या जंगल में शिकार करना, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है। इस आधार पर सरकार कहती है कि वन कानून के अंतर्गत जो अपराध की प्रक्रियाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो छोटे अपराध हैं और जो बड़े अपराध हैं उनका अंतर एक तरह से स्पष्ट नहीं है। तो ये प्रक्रिया सरकार प्रमुख रूप से करेगी। ध्यान रखें जैसा मैंने आपको बताया कि ये कानून एक तरह से अलग अलग राज्यों में लागू भी है। कुछ राज्यों ने अपने वन के स्वयं के कानून बना रखे हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल और बिहार में एक तरह से ये लागू है। और अन्य राज्य जो है उन्होंने अपने खुद के वन अधिनियम बना रखे हैं, जिसके अनुसार वो वनों का संरक्षण अपने यहाँ करते हैं। आज के अगले प्रश्न को हम देखते हैं, किसके माध्यम से नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन रूस से जर्मनी तक गैस पहुंचाती है? उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, एजव सागर, काला सागर। तो यहाँ पर उत्तर आपका क्या है? बी, बाल्टिक सागर। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि अगर हम नॉर्थ स्ट्रीम फर्स्ट पाइपलाइन की बात करें, जिसके माध्यम से जर्मनी रूस से एक तरह से गैस प्राप्त करता है, उसको 11 जुलाई को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। आप ध्यान रखें, अगर इस मैप को देखें तो नॉर्थ स्ट्रीम पहली पाइपलाइन ये है, जिसे हम एक तरह से ग्रीन कलर में देख सकते हैं। नॉर्थ स्ट्रीम फर्स्ट की अगर हम बात करें तो व्योवर से लेकर ग्रेफ्सवॉल्ड तक इसके द्वारा जो गैस की आपूर्ति है वो रूस से जर्मनी में की जाती है। इसी का दूसरा जो भाग है नॉर्थ स्ट्रीम 2 के रूप में, इसका निर्माण सितंबर 2021 में पूरा हो चुका है, लेकिन रूस यूक्रेन का जो विवाद हुआ उसके बाद से फरवरी 2022 से इसके संदर्भ में प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं। और यहाँ पर आप देखें नॉर्थ स्ट्रीम 1 को रोककर रूस ने कहीं ना कहीं जर्मनी पर दबाव बढ़ा दिया है। तो नॉर्थ स्ट्रीम 2 की अगर हम बात करें तो ये बाल्टिक सागर के क्षेत्र से ही जाती है, जैसी नॉर्थ स्ट्रीम फर्स्ट थी। ये उस लुगा से लेकर ग्रेफ्सवाल्ड के बीच में प्रमुख रूप से गैस आपूर्ति करेगी रूस से जर्मनी को। यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। आज का प्रश्न 2021 की प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है। प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ध्यान रखें, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, तो ये कथन सत्य है। दूसरा, भारत के संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश जारी करने का अधिकार देते हैं। ध्यान रखें, भारत सरकार आरबीआई को जनहित में दिशा निर्देश जारी कर सकती है, लेकिन वो भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं है। ये 1934 का जो आरबीआई एक्ट है उसके अंतर्गत ही एक तरह से व्यवस्था है। इस आधार पर दूसरा कथन गलत हो जाता है। तीसरा, आरबीआई के गवर्नर को आरबीआई अधिनियम के तहत अधिकार या शक्तियां दी गई हैं, तो ये कथन सत्य है, क्योंकि 1934 का जो आरबीआई एक्ट है वही आरबीआई गवर्नर को एक तरह से अधिकार देता है। इस आधार पर अगर हम देखें तो 1 और 3 सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है सी, केवल 1 और 3 सत्य हैं। आज के तत्व में हम इंडोनेशिया के बढ़ी जनसंख्या जो समूह है उसके संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ पर यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि इनके द्वारा प्राकृतिक रूप से माना जा रहा है कि उनकी सुरक्षा की जाती है और उनको किसी भी तरह से वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है अगर हम कोविड-19 से उनके बचाव की बात करें। तो इंडोनेशिया में सरकार के द्वारा कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन इन जनसंख्या समूहों के द्वारा, जिन्हें हम बडू जनसंख्या समूह कह रहे हैं, इन्होंने किसी भी तरह की वैक्सीन को लेने से मना कर दिया है। उनका मानना है कि उनके जो मंत्र होते हैं वही एक तरह से विभिन्न बीमारियों से उनकी रक्षा करते हैं। जब हम वडू जनसंख्या समूह की बात करते हैं तो इंडोनेशिया की एक स्वदेशी जनजाति है जो प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो कैनेकेस में केंडंग पहाड़ियों में रहते हैं। और अगर हम इसकी प्रमुख रूप से निवास स्थान देखें तो जकार्ता के पश्चिम का प्रांत है। अगर हम जावा द्वीप की बात करें तो जावा द्वीप का प्रमुख रूप से जो पश्चिमी भाग है वहां पर हम देखें तो जकार्ता का जो पश्चिमी क्षेत्र है प्रमुख रूप से यहाँ पर बड़ी जनसंख्या एक तरह से रहती है। यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप का पश्चिमी भाग है। प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो माना जाता है कि डच शोधकर्ताओं ने इन लोगों का नाम बड्यू रखा है। इसी के साथ साथ बड्यू नाम का यह भी कारण है कि जिन क्षेत्रों में वो रहते हैं उसके उत्तरी भाग में बड्यू नदी और बड्यू पर्वत एक तरह से है।
इसी कारण से उनका नाम बड्यू पड़ा है। साथ साथ अगर हम देखें तो ये लोग अपने आप को प्रमुख रूप से कानेकस के नाम से जानना पसंद करते हैं, क्योंकि जिस जगह वो रहते हैं वो कैनेकस गांव का भाग है और केडेंग पर्वत की तलहटी में है। इस आधार पर ये अपने आप को कैनेकस या कैनेकस के नाम से भी जानते हैं। इनके द्वारा सुंडानी जो भाषा है उसकी एक बोली प्रमुख रूप से उपयोग की जाती है अपनी बोलचाल की भाषा के रूप में। और ध्यान रखें, इनमें दो सामुदायिक समूह होते हैं, बड्यू दलम और बड्यू लुअर। अगर हम बड्यू लुअर की बात करें तो ये उत्तरी भाग में रहते हैं, और अगर हम दक्षिणी भागों में देखें तो बड्यू दलम रहते हैं। यह हमारा 12 जुलाई 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।